रिमोट कंट्रोल जीप रेस्टोरेशन। एक समय की बात है जब महेंद्र नाम का कार मैकेनिक हुआ करता था। वो अपना काम अच्छे से करता था, इसीलिए उस गांव में सब अपने गाड़ियों को उसी के मैकेनिक शेड में रिपेयर के लिए देते थे। महेंद्र एक बार अपने बेटे से, रे, मेरे व्यापार का डिमांड रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है, मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तुम आओगे क्या? ठीक है। इस तरह महेंद्र अपने बेटे विजय को कार, जीप ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों को कैसे रिपेयर करना है वो सिखाया। एक बार विजय जब काम कर रहा था तो एक अमीर लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर, ए भाई, कार डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा है, जरा देखना। विजय उस कार को देखकर मन में, वाह क्या कार है ये, क्या बात है, किसी तरह इसे चलाना चाहिए, यूं मन में सोचकर, सर कार यहाँ छोड़ दीजिए, मैं रिपेयर करके आपके घर ले आऊंगा ना। वो अमीर लड़का हाँ कहकर स्पोर्ट्स कार की चाबी उसे दे दिया। विजय उस कार डोर को ठीक करके रात होते ही उस कार को लेकर आराम से गांव भर में घुमा। अपनी ये इच्छा पूरी करने के बाद उस रिच किड को स्पोर्ट्स कार देकर, सर आपका कार रिपेयर हो गया है, चेक कर लीजिए। रिच किड अपने कार में बैठकर अंदर स्पीडोमीटर देखा। क्या भाई, स्पीडोमीटर में तो 100 किलोमीटर घूमे ऐसे लग रहा है। टेस्ट ड्राइव कर रहा था सर, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, यूं कहकर पैसे लेकर चले गया। अमीर लड़के को तब जरा शक हुआ। तुरंत अगले दिन वो अमीर लड़का स्पोर्ट्स बाइक पर आकर फिर से विजय को बाइक दिया। विजय को फिर से उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमने की आशा हुई, तो फिर से रिपेयर करने के बाद रात भर उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमकर अमीर लड़के को देकर, सर आपकी स्पोर्ट्स बाइक रेडी हो गई है सर, कहकर उसे चाबी दिया। हमेशा की तरह स्पीडोमीटर देखने के बाद अमीर लड़के को पता चल गया कि उस पर भी 100 किलोमीटर घुमा गया है। एक दिन शाम को वो अमीर लड़का गांव में जब घूम रहा था तो विजय को किसी के साथ स्पोर्ट्स बाइक पर जाते हुए देखा। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा था। अमीर लड़के को विजय पर शक बढ़ गया, तो उस दिन से वो उस पर गौर करने लगा। उस दिन शाम को हमेशा की तरह विजय अपने गैराज में आए कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने अच्छे से एंजॉय करते हुए देखकर, ओहो तो ये करता है ये, इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर अपने घर में एक पुराने रिमोट कंट्रोल जीप को लेकर आया और अगले दिन विजय को देते हुए, विजय ये एक पुरानी जीप है, बचपन से ही ये मुझे बहुत पसंद है, इसे किसी तरह रिस्टोर करके देना होगा। सर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा ना, कहकर उस दिन सुबह से रात तक मेहनत करके उस जीप को रिस्टोर किया। हमेशा की तरह उस शाम भी विजय उस जीप में गांव भर में घुमा। तब चोरी छिपे रिच किड उसे अपने रिमोट से ऑपरेट करने लगा। जीप गोल 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 घूमने लगी। बाप रे ये क्या, ये जीप अपने आप चल रही है, बाप रे कुछ भूत वूत तो नहीं है इसमें, बाप रे बचाओ बचाओ, यूं पुकारने लगा। वो अमीर लड़का तब उस रिमोट कंट्रोल से जीप को सीधा कीचड़ में डाल दिया। विजय उस कीचड़ में जा गिरा। वो अमीर लड़का तब आकर, क्यों रे विजय, हम सब तुम्हें कार रिपेयर करने देते हैं तो उन्हें रिपेयर करके तुम आराम से गांव भर में लेकर घूमते हो, टेस्ट ड्राइव के नाम पर हमारे कार से खेलोगे। मुझे सबक मिल गया सर, मुझे माफ करिए, मैं फिर से कभी दोबारा नहीं करूंगा। उसका नाम गुरुकांत भारत देश में सबसे बड़ा ट्रैक्टर कंपनी का मालिक था। वो एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गुरुकांत, डियर डायरेक्टर्स, मेंबर्स
एंड वेल विशर्स। पिछली बार से इस बार हमारा सेल्स 3 गुना बढ़ा। कहते ही वहाँ पे मौजूद सभी तालियां बजाने लगे। उस दिन शाम को गुरुकांत घर पे आते ही उसका बेटा टीवी में गेम्स खेलते हुए दिखा। बेटे के पास आकर गुरुकांत, यू इडियट, अभी तक शर्म नहीं आई? कम से कम इंजीनियरिंग में फेल हुआ करके तुझे दुख भी नहीं है? डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? तू गुरुकांत देसाई का बेटा है, भूल मत। आखिर गुरुकांत देसाई का बेटा कैसे रहना है मालूम है तुझे? डैडी, मैं इंजीनियरिंग फेल नहीं हुआ, आई जस्ट पास्ड विथ 65%। 65%? किस चीज के लिए काम आएगा? हमारे कंपनी में 95% आने वाले को ही जगह नहीं मिलती। आफ्टर ऑल 65% बोले तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, जानते हो सकता है डैडी, बट मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने से कॉलेज वाले मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवार्ड दिए, मालूम है आपको? प्रोजेक्ट्स, नॉनसेंस। आई वांट रिजल्ट्स, परसेंटेजेस, मार्क्स। सॉरी डैडी, मार्क्स डजंट रिप्रेजेंट द रियल टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। वैसे इंजीनियरिंग बोले तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ऐसे मार्क्स और रैंक्स लाना रियल इंजीनियरिंग नहीं है डैडी। इडियट, मुझे ही बोल रहा है? हमारे कंपनी में सेलेक्ट भी तू नहीं होगा। तेरे आए परसेंटेज से हमारे कंपनी में वॉचमैन की नौकरी के लिए भी तू लायक नहीं है, जा, कहकर उसे डांटते हुए चला गया। प्रदीप उन बातों को बुरा माना। अगले दिन प्रदीप खेत की ओर जाते वक्त एक किसान उदास होकर बैठा था। तब प्रदीप उसके पास आकर, चाचा क्या हुआ, क्यों उदास हैं? बेटा, मैं एक किसान हूँ, ये देखो, ये मेरी जमीन है, इसमें कोई भी फसल डालूं तो नहीं उगता है क्योंकि मेरी बंजर जमीन है। जब भी देखो जमीन सूखा पड़ा रहता है, खेत में पानी डालने पर भी रात ही रात सूख जाता है। हर रोज आके जांचने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा। चाचा मुझे थोड़ा समय दीजिए, कहकर चला गया। रात भर प्रदीप सोचकर एक सर्किट बोर्ड को तैयार किया। अगले दिन प्रदीप किसान के पास आके, चाचा ये लो, ये एक सेंसर बोर्ड है, ये आपके खेत में रखो। आपके खेत जब भी सूखा पड़ जाएगा तो इसके सेंसर अपने आप ऑन होकर बोरिंग पंप ऑन होंगे। सच में क्या? पर ये काम कैसे करेगा? ये सेंसर आपके जमीन के मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करके कम होते ही वो अपने आप ऑन होगा। वैसे ऑन होते ही बोरिंग पंप भी अपने आप ऑन हो जाएगा। आपके जमीन को जितना पानी चाहिए उतना देने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे प्रदीप उस सेंसर बोर्ड को उस खेत में लगाया। किसान बहुत खुश हुआ। अगले दिन प्रदीप वैसे खेत की ओर जाते समय कुछ किसान एक को पकड़कर पीट रहे थे। प्रदीप तुरंत वहां पे जाकर, रुकिए रुकिए, क्या हुआ? देखो साहब, ये हमारे पास पैसे लेकर हमें धोखा दे रहा है। धोखा दिया? वो कैसे? फसल कटाई के समय जेसीबी से पगडंडियां बनाकर पानी सरफरा करते हैं। क्रेन की मदद से पत्थर और एरे गहरे झाड़ियों को उखाड़ कर फेंकते थे। जेसीबी क्रेन्स के लिए एडवांस भी लेकर अब वो किसी और को भाड़े में दे दिया। पैसों की लालच में आकर हमें ऐसा धोखा दिया है। क्या रे, शर्म नहीं आई? कहकर गाली देते वक्त वो आदमी, रुकिए साहब, जहाँ पे मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा वहीं पे भाड़ा देना मेरा धंधा है। मैं सबके जैसा पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारे एडवांस के पैसे, आपको एक प्रणाम है। और कभी इस गांव वालों को जेसीबी, क्रेन्स, रोड रोलर कभी भाड़े में नहीं दूंगा, कहके वो चला गया। तब किसान, अब कैसे रे? जेसीबी, क्रेन नहीं होंगे तो हमारे ट्रैक्टर से ये सब कैसे मुमकिन होगा? मुझे एक आइडिया आया, मैं आपके ट्रैक्टर को सुपर ट्रैक्टर में बदलूंगा, कहकर किसान के ट्रैक्टर के सामने एक क्रेन हैंडल लगाया और एक ट्रैक्टर को एक बड़ा रोलर लगाया और एक को जेसीबी लीवर्स फिट किया। तो किसान, अरे बहुत आसानी से हल कर दिया। आज के बाद हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, किसी की राह भी देखनी नहीं पड़ेगी, कहके प्रदीप को उठाकर गले में बिठाकर ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमने लगे। उस साल प्रदीप के पापा गुरुकांत की कंपनी में, क्यों हमारा सेल्स इस बार इतना कम क्यों हो गया है, कहकर बोर्ड मीटिंग में पूछा। उस मीटिंग में एक आदमी, सर हमारे किसान उनके पुराने ट्रैक्टर्स को सुपर ट्रैक्टर में बदल रहे हैं, देखने जाए तो इसे मल्टीपर्पज ट्रैक्टर्स भी बोल सकते हैं, कहा। तो वो बातें सुनकर गुरुकांत, क्या मल्टीपर्पज ट्रैक्टर्स, ठीक से बताओ।
हाँ सर, ये सुपर ट्रैक्टर्स हैं। ये जेसीबी में बदल जाएगा, क्रेन में भी बदल जाएगा, उतना ही नहीं रोड रोलर में भी बदल जाएगा। वाओ, व्हाट एन इंजीनियरिंग मार्वल। किसने बनाया इसे? IITians या फिर साइंटिस्ट्स? पता नहीं सर। तो तुरंत गो 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 गेट हिम। उस बंदे को हमारे कंपनी में कैसे भी ज्वाइन कराओ, जरूरत पड़ी तो हमारे कंपनी में उसे शेयर्स भी देंगे, कहा। अगले दिन गुरुकांत और उसके बोर्ड मेंबर्स सारे प्रदीप के लिए इंतजार करते समय प्रदीप अंदर आते ही गुरुकांत आश्चर्य हुआ। तब एक आदमी, हियर इज इंजीनियरिंग मार्वल, हमें भी अभी पता चला है कि ये और कोई नहीं हमारे गुरुकांत सर के बेटे हैं, कहने से सभी वहाँ पे तालियां बजाए। वहाँ पे मौजूद एक आदमी, सर ऐसा बेटा आपको होने के लिए यू शुड बी प्राउड। इन्हें हमारे कंपनी के लिए डिजाइन सेक्शन में बतौर मैनेजर अपॉइंट करेंगे, कहा। बोर्ड डायरेक्टर सभी तालियां बजाने लगे। गुरुकांत तब प्रदीप के पास आकर, माय सन, तुमने मेरी आंखें खोल दिया। रियल इंजीनियरिंग मतलब केवल मार्क्स और परसेंटेजेस नहीं होते। जरूरत के समय जो टैलेंट उभर के आती है उसे ही असली टैलेंट कहा जाता है। तुरंत उसके सुपर ट्रैक्टर के पेटेंट राइट्स अपने पिता को दे दिया। विद्यानगर नाम के गांव में साहू नाम के आदमी को जयंत नाम का एक बेटा था। साहू स्क्रैप का व्यापार करता था, लेकिन जयंत ठीक से पढ़ाई नहीं करता था और गैर जिम्मेदार होकर घूमता रहता था। इसकी वजह से साहू हमेशा उसे डांटता रहता था। एक दिन अपने शेड में ठहरा जयंत से साहू, अरे निकम्मे, एक हफ्ता दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? पूछे तो सब थोड़े ही बता देंगे। हम एक खजाने के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और वही नहीं, आपको ये स्क्रैप बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो, इन्हीं बेकार बातों से मेरा खून खौलता है। अब एक पल भी और मेरे आंखों के सामने रहे तो मैं क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। जाओ। कुछ कुछ अद्भुत चीजों को जब तक अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेगी ये दुनिया, सोचकर चले गया। ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक दिन साहू अपने दुकान पर आया। तब तक जयंत और उसका दोस्त टिंकू मिलकर एक पुराने बस के साथ शेड में थे। उनसे साहू, क्यों रे निकम्मे, ये खटारा बस कहाँ से लेकर आए? अंकल, इसे हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख में नीलामी से खरीद कर लाए हैं। क्या ये कटारा बस को 2 लाख में खरीदे? अरे गधे, इसे कितना वेस्ट खरीद सकते हो जानते हो? ऐसे बस कभी काम आते हैं क्या? पिताजी, हम क्यों खरीदे ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। खैर, हम घर जाकर फ्रेश होकर आए, जब तक इसे ध्यान से देख लो। फिर कुछ देर बाद साहू के पास स्क्रैप का सामान खरीदने वाला जीतू। भैया, बस कहाँ से खरीद कर लाए हो? कुछ 5,000 डाल के खरीदे हो क्या? 5,000 मेरा मुंह, मेरा गधा बच्चा है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख देकर लाया है। वो मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तब मन में जीतू, इसका बेटा मामूली आदमी नहीं है। ये पुराना खटारा बस को इतने पैसे देकर खरीदा है तो जरूर कोई वैल्यूबल चीज इसमें होगी। उसके आने से पहले ही धीरे से इसे हड़प लेना चाहिए। ऊपर से इसे देखने पर तो ब्रिटिश के जमाने की लग रही है। अगर इसमें सोना भी मिले तो हैरान होने वाली बात नहीं है। सोचकर, भैया, आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। 2 लाख मैं आपको दे देता हूँ, वो बस मुझे दे दो। रे, तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? देखो भाई, इतने सालों से आप पर निर्भर होकर जिंदगी जिया हूँ। अब वो विश्वास है आपको यूँ तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए ले रहा हूँ, कहकर एडवांस देकर चले गया। कुछ देर बाद शेड के पास आए टिंकू, जैन से साहू। रे, तुम्हारा बस उस जीतू को बेच दिया, अपने पैसे हमें मिल गए। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है रे। क्या बस को बेच दिए? बेचने के लिए आप कौन होते हैं और खरीदने के लिए वो कौन होता है? कोई मेरे बस की तरफ हाथ उठाया तो उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा, यूं गुस्से से कहा। रे, क्यों इतने आवेश में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले के लिए तो बेचा ना। हमारे 2 लाख हमें आ गए ना।
आपको वैसे क्या पता है जो इसको बेच दिए? ये मामूली बस नहीं है, गोल्डन बस है। तब के जमाने में ब्रिटिशर्स सोने को ऐसे ही व्हीकल्स में, शिप में तैयार करके लेकर चले गए। ये भी वैसा ही है, एक बार जाते हुए समुद्र में डूब गई। के लिए कई लोग समुद्र में अब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत से आर्कियोलॉजी वाले इसे कब का बाहर निकाल चुके थे। उन्हें ये बात नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने नीलामी में रखा था। मेरे पास सारे फोटोज बुक्स में देखा तो ये मैच हुआ, इसीलिए हम इस बस को 2 लाख में खरीदे। कहकर वो बस को रिस्टोर करके दिखाया। बस चमकती हुई सोने की बस बाहर दिखी। इतने में वहाँ आया जीतू। आहा साऊ भाई, यही होती है किस्मत। मामूली खटारा बस भी सोने की हो गई है। तेरा मुंह रे, तेरा मुंह। तुमने जो बस खरीदी ऑलरेडी वो भिजवा दिए हैं, तुम्हारे शहर तक पहुंच ही रही होगी। तुम्हारी किस्मत आसमा कर उसे सोने का बना दो। रे झूठ मत बोलो, यही बस मैंने देखा था। जाते जाते नाखून से खरोचा तो चमकता हुआ सोना भी दिखाई दिया। देखो, तुम नाखून से खरोचो या जीभ से चाटो तो भी ये बस मेरी है। वही नहीं, गवर्नमेंट से खरीदा हुआ रिसिप्ट मेरे ही पास है। पहले तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्यों भाई, मुझसे एडवांस लेकर ऐसे बात पलट रहे हो तो कैसे? यानी बस सोने का है जानकर मुझे धोखा दे रहे हो क्या? अरे तुम मेरे पास कब आए रे? पैसे कब दिए? तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो मारी नहीं गई? अरे बाप रे बाप, ऐसा ट्विस्ट कैसे दिए मुझे? वैसे मेरे 2 लाख हड़पने में तुम भी शामिल थे क्या? रे, जो तुम क्या काम कर रहे हो वो मुझे अच्छे से पता है। देखो, मुझे बहुत काम है, चुपचाप अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। फिर कुछ नहीं कर सका तो पैसे लेकर जीतू चले गया। अब साहू, जेंस, टिंकू मिलकर गोल्डन बस का रिस्टोरेशन किए।